होना भी जरूरी है। यार राहुल, कैसे हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ चलेंगे? कहीं पहाड़ों पर? अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं बस की टिकट बुक करवा देता हूँ और अच्छा सा होटल भी देख लेता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो। लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि कुछ दिन का रेस्ट तो बहुत जरूरी बन गया है। राज का शाम को फोन आता है राहुल के पास। राहुल, मैंने टिकट बुक करवा दिया है। आज शाम की ही बस है। जल्दी से सामान पैक कर लो। ठीक है, सामान तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है। अब तो बस शाम का इंतजार है, जब हम बस पकड़ेंगे और निकल पड़ेंगे धर्मशाला की ओर। शाम को दोनों दोस्त बस स्टॉप पर मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। सुबह होते होते ये दोनों दोस्त शिमला पहुँच गए, जहाँ ये होटल पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े पहाड़ों पर घूमने। राज, यहाँ पहाड़ों पर कितना सुकून है ना। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है, और घूमने आए लोग भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो है। चलो कुछ खा ले। दोनों एक रेस्टोरेंट पे पहुँच गए। वहाँ इनकी रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के से दोस्ती हो गई, जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र, तुम यहाँ कब से हो और रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कैसे बनाया? अरे भाइयों, मैं तो यहीं का हूँ। बस बाहर कुछ साल के लिए गया था नौकरी करने, पर फिर लौट आया और अपने यहाँ ही रेस्टोरेंट खोल लिया। पिछले 6 साल से यहीं पर हूँ। अरे लेकिन जितेंद्र, एक बात तो बताओ, रेस्टोरेंट ही क्यों? कुछ और काम क्यों नहीं? और भैया, अपना तो ये मानना है कि आदमी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसे भूख तो लगेगी ही, और इसके लिए उसे खाना तो चाहिए ही। यानी ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इसलिए ये काम शुरू किया था। लेकिन इस काम में क्या मुनाफा भी होता है या फिर बस ऐसे ही काम चल रहा है शौकियाना तौर पर? और अरे क्यों नहीं भैया, काम तो हो ही रहा है, और मुनाफा नहीं होता तो ये 10 लोगों का स्टाफ कैसे रख लेता। वैसे आप भी क्यों नहीं इस बिजनेस में हाथ आजमाते हो? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। और अब पैसों की चिंता क्यों करते हो? सिर्फ 5 लाख रुपए लगा कर भी आप काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अरे आप रेस्टोरेंट में मेरे पार्टनर बन जाइए। जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। राज को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन राहुल को इस ऑफर में कुछ दिक्कत लगी। उसने कोने में ले जाकर राज को समझाना शुरू किया। अरे राज, पागल मत बन। हम सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं, ये ऑफर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कुछ काम शुरू ही करना होगा तो दिल्ली में शुरू करेंगे, यहाँ शिमला में क्यों? अरे बेवकूफ, दिल्ली में 5 लाख रुपए में कौन सा काम शुरू करेंगे? यहाँ शिमला में इतने कम पैसों में काम शुरू कर लेंगे और 1 साल में मुनाफा लेकर वापस भी चले जाएंगे। ओहो, अरे भाई, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। और इस जितेंद्र पर वैसे भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन मुझे तो है। मुझे पता है कि इतने कम पैसों में मुझे जितेंद्र अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। अरे लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद जितेंद्र तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा? अरे मुझे तो है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जितेंद्र मेरे बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं तो आज शाम की ही बस से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना कि आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर राज और जितेंद्र साथ में मिलकर काम करने लगे। राज ने अपने घर से 5 लाख रुपए ये कहकर लिए कि जल्द ही वो 2 गुने पैसे कमाकर 6 महीनों में लौटा देगा। कुछ दिनों बाद, भाई जितेंद्र, तुमने 5 लाख रुपए तो ले लिया है, लेकिन काम में बहुत तेजी नहीं दिख रही है। अरे भाई, काम में थोड़ा समय लगता है, चिंता मत करो यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसों का तो कुछ हिसाब दो। कहाँ लगाया तुमने? अरे बड़े आए पैसों का हिसाब मांगने वाले। वो तो शुक्र मनाओ कि इतने कम पैसों में मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। क्या कहा? तुमने मुझे काम पर रखा है? अरे मैं तो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। बड़ा आया पार्टनर बनने वाला। औकात देखिए अपनी। 5 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया है क्या? ऐसा है तो मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अरे पैसे कैसे, वो सब तो काम में लग गए। अब तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। राज को अपने साथ होने वाले धोखे का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त राहुल की याद सताने लगी, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बिजनेस में धोखा है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। राज को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
जितेंद्र भाई, मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं लौट जाऊं। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना भाई। ये सुनते ही जितेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ राज पर टूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। राज बेहोश हो चुका था। जब उसने आंख खोली तो उसे अपने सामने पूरा परिवार, पुराना दोस्त राहुल भी दिखा। सभी को देखकर राज की आंख में आंसू आ गए। राहुल, मुझे माफ कर दो। अगर समय रहता मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अरे शुक्र मनाओ कि जान बच गई। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने मुझे फोन कर दिया था, तभी तुम्हारी जान बच सकी। मुझे माफ कर दे दोस्त, तेरी सलाह ना मानकर मैंने बड़ी भूल की है। अरे अरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़ो। बस ध्यान रखना कि अच्छा दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है, इसलिए दोस्तों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। रिया और रितु काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की आपस में खूब बनती। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करती थी। रिया रितु को अच्छा दोस्त मानती, लेकिन रितु... अरे रिया, तुम लोगों का अपना मकान नहीं है, क्यों नहीं तुम और नरेंद्र भी हमारी कॉलोनी में ही मकान ले लो? हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे, हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं अपने दूर के एक भाई से बात करती हूँ। उसका यही काम है, लोगों को घर दिलाना। थोड़ा सा कमीशन लेता है, लेकिन मार्केट के रेट से कम दामों में घर भी दिला देता है। अरे वाह, तुम अपने भाई से बात करो, मैं नरेंद्र से बात करती हूँ। रितु रिया के जाने के बाद अपने भाई को फोन करती है। अरे भाई, कोई मकान बिक रहा हो तो बताओ, मेरी एक सहेली को चाहिए। अरे है ना, पूरे 40 लाख का है। ओ भाई, ठीक है, फिर मैं उसे 45 लाख का बोलूंगी। दोनों मिलकर 5 लाख का आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? रितु रिया को मकान दिला देती है, लेकिन एक दिन उसका नया मकान देखने नरेंद्र की बहन आती है। अरे भैया, मकान तो अच्छा है, कितने का लिया? तुम्हारी भाभी की सहेली ने दिलवाया है, बड़ा ही ठीक रेट में मिल गया नीरू, सिर्फ 45 लाख का। तभी नीरू का पति बोलता है। नरेंद्र, ये तो बहुत महंगा है। मेरे दोस्त ने भी यही मकान सिर्फ 38 लाख में लिया है। चलो मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। दोनों नरेंद्र की जीजाजी के दोस्त के घर जाते हैं, जहां उन्हें रितु का भाई मिल जाता है। क्या बात है, आपने हमें धोखे से महंगा मकान बेचा है। पता है कितनी मेहनत की कमाई का पैसा है। अब ये तो आप उन मैडम से पूछे जिन्होंने आपको ये मकान दिलाया है। उनके कहने पर ही मैंने ये रेट लगाया था। अब नरेंद्र को रिया पर गुस्सा आ जाता है। वो रिया को कहता है, रिया, तुम्हारी सहेली रितु तो एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज निकली। मैंने उसके कहने पर इस मकान के 7 लाख ज्यादा खर्च किया है। रिया को भी नरेंद्र की बात सही लगती है। वो चुप हो जाती है। अगले दिन रितु रिया से मिलती है। रितु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने 38 लाख का मकान 45 लाख में हमें बिकवा दिया। रितु अपनी पोल खुलती देख जोर जोर से रोने लगती है। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया, तेरा भला ही तो सोचा था। अरे तुझे उस प्रॉपर्टी डीलर की बात पर भरोसा है, लेकिन अपनी सहेली पर नहीं। रिया को रितु के आंसू सच्चे लगते हैं और वो उसे शांत करती है। अरे अच्छा, शांत हो जा, चुप हो जा। सॉरी, हम लोगों की ही गलती है। हमें मार्केट में पहले रेट पता कर लेना चाहिए था। चल सॉरी। अब रितु आए दिन लोगों से रिया के पीठ पीछे बुराई किया करती थी। रितु अपनी ही दूसरी ऑफिस के सहयोगी से कहती है, अरे ये रिया भले ही मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन एक नंबर की कंजूस है ये। कभी कुछ खाने जाओ तो पैसा मुझे ही भरना पड़ता है। तभी वहां रिया आ जाती है। अरे रितु, सॉरी यार, वो कल के खाने के पैसे तुझे देने पड़े। चेक कर ले, अब मैंने तुझे पेटीएम कर दिया है। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ। रिजाइन जो दे रही हूँ, बाद में बात करते हैं। रिजाइन? क्यों? तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी मुझे भी नहीं बताया, क्यों? अरे नहीं यार, ऑल सडन प्लान बना। दरअसल ये नया घर का ईएमआई निकालनी काफी मुश्किल हो रही है, तो सोचा घर पर ही कोई बिजनेस कर लूं। अब इतनी थोड़ी सी कमाई में हो नहीं पा रहा है ना। अच्छा अच्छा, क्या बिजनेस करेगी? देख, तू तो जानती है कि यहाँ मुझे सिर्फ 15,000 मिलता है, लेकिन घर में बच्चों का प्ले स्कूल खोलूंगी तो पूरे 4,000 एक बच्चे से मिलेगा। 10 भी आ गए बच्चे तो पूरे 40,000 की कमाई, वो भी घर पर रहकर। है ना अच्छा आइडिया?
रितु को रिया की बात से जलन होती है। वो कहती है, अरे फिर 10 क्या 50 बच्चे का ही सोचना। अरे कहाँ यार, घर में इतनी जगह कहाँ। सुन ना, एक काम करते हैं, हम मिलजुल कर किराए का मकान लेकर उसे सजाते हैं, फिर ज्यादा कमरे होंगे तो ज्यादा बच्चे आ सकेंगे ना। हाँ, लेकिन मैं एक बार नरेंद्र से पूछ लेती हूँ। रिया नरेंद्र को सारी बात बताती है। देख लो रिया, मुझे तुम्हारी इस सहेली में जरा सा भी विश्वास नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। मिलकर काम करेंगे, जो पैसे आएंगे आधे आधे बांट लेंगे, इसमें बुरा क्या है, काम भी अच्छा होगा। फिर क्या था, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। पूरा कमरा बच्चों के हिसाब से सजा दिया जाता है। टीवी, फ्रिज, बेड और न जाने क्या क्या। तेरे और मेरे मिलाकर 2 लाख का खर्च हो गया। अरे कोई बात नहीं, पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी रकम है, अच्छा है कि दोनों ने मिलकर कर ली, वरना एक के बस की तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, पिछले 2 महीनों से जब से ये काम चल रहा है, सारी मेहनत मेरी ही है। मैं ही सारा दिन यहाँ का काम देखती हूँ। तो अब मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगी, अकेले मैं ये स्कूल चलाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलो रितु, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, वो भी मैंने स्कूल को बनाने में लगा दी। अब यार, तुम तो आलसी भी हो, मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगी। रितु, नरेंद्र ठीक बोलते थे, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अच्छा जी, तो गलती की ना। मैं तुमको तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। अच्छा होगा कि अब तुम यहां से निकल जाओ। बेचारी रिया सर झुकाकर घर वापस आ जाती है। नरेंद्र, वही हुआ जिसका डर था। रितु ने मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया। मैं ये बात जानता था रिया, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोर्स नहीं किया क्योंकि जब तक तुम खुद धोखा नहीं खाती, तुम्हें अकल नहीं आती। हाँ, लेकिन अब वही जो पहले सोचा था। और फिर क्या, रिया घर से ही बच्चों को संभालने का काम